हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का अपना टॉपिक होगा रिमेनिंग रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, यानी जो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखे थे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, जिसके अंदर था लेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड देन एटेलेक्टिस एंड एम्पाइसीमा। आज की क्लास के अंदर जो रिमेनिंग डिसऑर्डर होंगे वो हम देखेंगे, सच एज न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, एम्पाइमा एंड प्लूरल इफ्यूजन। तो आज हम देखते हैं जो रिमेनिंग डिसऑर्डर है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, वो जिसके अंदर मोस्ट ऑफ जो डिसऑर्डर है वो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है या फिर जिनके अंदर इन्फेक्शियस कंडीशन हो रखी है। एंड आज के टॉपिक में अपनी फर्स्ट डिसीज आती है, वो है निमोनिया। निमोनिया क्या है? यानी जो लंग्स के अंदर जो लंग्स की फंक्शनल यूनिट है एल्वोलाई है, जिसको अपन बोलते हैं लंग पेरिनकाइमा। लंग पेरिनकाइमा के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के साथ साथ में इन्फेक्शियस कंडीशन हो जाएगी माइक्रोब्स की वजह से, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शियस कंडीशन की वजह से यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाएगा। कंसोलिडेशन या फिर वहाँ पे फ्लूइड है वो एक्सुडेट हो जाएगा, जिसके अंदर फ्लूइड के अंदर इन्फ्लामेटरी फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा, ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होगी एंड उसके साथ साथ में वहाँ पे जो माइक्रोब्स पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो भी प्रेजेंट रहेगा। कहाँ पर? लंग एल्वोलाई के अंदर। इस कंडीशन को अपने बोलते हैं निमोनिया। Pneumonia is an inflammation of the lung parenchyma, alveolar inflammations and abnormal alveolar filling with fluid caused by the various microorganisms including bacteria, virus and fungi. निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है, इन्फ्लामेटरी रीजन हो जाता है वहाँ पर लंग पेरेन्काइमा के अंदर। अब लंग पेरेन्काइमा है, उसके अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, वो कोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई होती हैं। बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई की वजह से लंग्स के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से जो एल्वोलाई है वहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। फ्लूइड के साथ साथ में ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट मिलेंगे एंड वहाँ पे जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो भी प्रेजेंट मिलेगा। Pneumonia is the inflammation and consolidation of the lung tissue due to the infectious agent. निमोनिया क्या है? एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है एंड कंसोलिडेशन होता है, जिसकी वजह से किस रीजन क्या होता है? इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से। अब हम देखते हैं कंसोलिडेशन क्या है। Consolidation due to inflammatory process, presence of the cellular exudate in the alveoli. एल्वोलाई के अंदर जो सेलुलर एक्सूडेट है वो डिपोजिट हो जाते हैं या फिर वहाँ पर प्रेजेंट मिलते हैं, उसको अपने बोलते हैं कंसोलिडेशन। लेकिन सेलुलर एक्सूडेट क्या होता है यहाँ पर? जिसके अंदर ब्लड सेल प्रेजेंट रहेंगी, स्पेसिफिकली WBC प्लाज्मा फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, जिसके अंदर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा रहेगा। इसके साथ साथ में माइक्रोब्स हैं वो भी प्रेजेंट रहेंगे, इनको अपने बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो डायरेक्टली हम सिंपल वे के अंदर निमोनिया को क्या बोल सकते हैं? इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा, दिस इज कॉल्ड द निमोनिया। The air sacs filled with the fluid or pus causing cough, जो एयर सेक्स है जहाँ पे एल्वोलाई के अंदर एयर सेक्स है या फिर एल्वोलर सेक है, वहाँ पर जहाँ एयर होनी चाहिए वहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है या फिर पस फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो पस का कलर होता है, जो पस होता है उसकी वजह से कंटिन्यूअसली कफिंग रिफ्लेक्सेस होंगे और स्पुटम का प्रोडक्शन होगा। अब जो स्पुटम का प्रोडक्शन है या फिर स्पुटम का जो कलर है, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है यहाँ पर निमोनिया को। स्पुटम का कलर कैसे रहेगा? येलोइश ग्रीनिश स्पुटम रहेगा। जो कलर है वो उसका येलोइश ग्रीनिश स्पुटम रहेगा, और ग्रीनिश येलोइश कलर अगर स्पुटम है, दैट मीन्स डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स एंड कंसोलिडेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा, दैट मीन्स निमोनिया। अब इसके साथ साथ में अदर सिम्टम क्या प्रेजेंट रहेंगे? फीवर विथ चिल्स एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी। फीवर विथ चिल्स यानी हाई ग्रेड फीवर रहती है, विथ द चिल्स एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी रहेगी, क्योंकि
जो लंग पेरेन्काइमा है वहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट हो रखा है, या फिर एयर सेक्स है वहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट हो रखा है, पस फॉर्मेशन हो रखी है, जिसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं होगा, और ये ब्रीथिंग डिफिकल्टी को कोज कर रहा है। एयरवे लाइन है उसके अंदर भी म्यूकस का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एयरवे लाइन नैरो हो जाएगी और ब्रीथिंग डिफिकल्टी को कोज करेगा। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द निमोनिया। निमोनिया का क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप का होता है। जैसे फर्स्ट वन तो आता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, एंड सेकेंड वन आता है कोजेस के बेस पे। तो पहले हम देखते हैं एनाटॉमिकल बेस पे निमोनिया कितने टाइप का होता है। बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर निमोनिया 3 टाइप का होता है: लोबुलर निमोनिया, ब्रोंकियल निमोनिया एंड इंटरस्टिशियल निमोनिया। लोबुलर निमोनिया क्या है? लोबुलर निमोनिया इन विच all or large segment of one or more pulmonary lobes are involved। यानी जो लोब है, जैसे जो राइट साइड का लोब होता है, राइट साइड का लंग्स है उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट साइड का लंग्स है उसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। तो यहाँ पर जो लोब्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे लोब्स के अंदर लार्ज सेगमेंट अफेक्ट होगा है, या फिर एक या एक से ज़्यादा जो पल्मोनरी लोब है उनका इन्वॉल्वमेंट हो रखा है, या फिर वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रखा है, कंसोलिडेशन हो रखा है, इसको अपने बोलते हैं लोबुलर निमोनिया। सेकेंड आता है ब्रोंकियल निमोनिया। ब्रोंकियल निमोनिया बिगन्स इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स विच बिकम्स क्लोग्ड यानी ऑब्स्ट्रक्ट with mucopurulent exudate to form consolidation patches in the nearby the lobe। ब्रोंकियल निमोनिया क्या है? जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से हो रहा है? म्यूकोप्यूरुलेंट एक्सुडेट। और म्यूकोप्यूरुलेंट एक्सुडेट क्या है? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन की वजह से वहाँ पर एक पैच फॉर्म होने लग जाएगा। कहाँ पर फॉर्म हो रहा है पैच? पैच इन दी नियर बाय दी लोब। जो लोब है उसके नियर बाई एक पैच फॉर्मेशन होने लग जाएगा। और अगर ब्रोंकियल जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है उसके अंदर म्यूकोप्यूरुलेंट एक्सुडेट हो रहा है, तो वो एयरवे ट्रैक है उसको भी, एयरवे ट्रैक्ट को भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, और जिसकी वजह से वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं होगा, एज वेल एज द ब्रीथिंग डिफिकल्टी। एंड थर्ड वन आता है इंटरस्टिशियल निमोनिया। इंटरस्टिशियल निमोनिया इन विच एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस विद इन एल्वुलर वॉल, प्री ब्रोंकियल एंड इंट्राट्यूबुलर टिश्यूज। इंटरस्टिशियल निमोनिया में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कहाँ पे हो रहा है? एल्वुलर वॉल के अंदर हो रहा है। इसके साथ साथ में पेरीब्रोंकियल लेयर है वहाँ पर, एंड इंटरट्यूबुलर टिश्यूज के अंदर। जो इंटरट्यूबुलर टिश्यू है वहाँ पर एल्वुलर वॉल पे एंड प्री ब्रोंकियल लेयर है वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड कंसोलिडेशन हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल निमोनिया। अब हम देखते हैं बेस्ड ऑन दी कोजेस। कोजेस के बेस पे निमोनिया को यहाँ पर अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किया है या फिर क्लासीफाई किया है, जिसमें फर्स्ट वन आता है इन्फेक्टिव निमोनिया। इन्फेक्टिव निमोनिया क्या है? इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स दैट अकर व्हेन द virus and bacteria get into the lungs and start to reproduce, such as streptococcus pneumonia and pneumococcal। इन्फेक्शियस निमोनिया का मीन्स है जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसमें बैक्टीरिया और वायरस है वो लंग एल्वुलाई तक पहुंच के वहां पर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे एंड कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर कंसोलिडेशन प्रेजेंट रहेगा। उस कंडीशन को अपने बोलते हैं इन्फेक्टिव निमोनिया। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया कौन सा रहता है? स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड न्यूमोकोकल। सेकेंड वन आता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया मीन्स वो कम्युनिटी जो सबस्टैंडर्ड लिविंग है, वहाँ पर ओवर क्राउडेड है, अनहाइजेनिक कंडीशन हो रखी है, पर्सन है वहाँ पर वो मालनरिश पर्सन है, जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो जहाँ पर जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे स्मोक कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है उसके नियर बाई सिचुएटेड होते हैं, तो वो कम्युनिटी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। उन कम्युनिटी के पीपल्स को निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए अपने उसको बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। It occurs outside of the hospital and other healthcare setting caused by the substandard or
overcrowded rural communities due to unhygiene and malnutrition condition, and communities that located near the factories can cause smoke inhalation. एंड थर्ड वन आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया यानी जो हॉस्पिटल के अंदर होने वाली निमोनिया को अपन बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड के टाइम पे ही पर्सन को वहाँ पर निमोनिया हो जाता है या फिर इन्फेक्शियस कंडीशन हो जाता है लंग्स के अंदर। जैसे ड्यूरिंग द लेट्रोजेनिक जिसमें आता है लेट्रोजेनिक निमोनिया। लेट्रोजेनिक निमोनिया यानी ड्यूरिंग द प्रोसीजर के टाइम पे जो भी आर्टिकल्स यूज में ले रहे हैं उन आर्टिकल्स में वहाँ पर इन्फेक्टिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो जो ही वो आर्टिकल यूज में लेंगे पर्सन को अफेक्ट कर देगा। सच एज जैसे पेशेंट कैच निमोनिया ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड लेट्रोजेनिक निमोनिया ड्यूरिंग मैकेनिकल वेंटिलेटर, यानी जो मैकेनिकल वेंटिलेटर पर्सन्स को लगाया जा रहा है तो उस वेंटिलेटर के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेंगे। और जो ही हम जैसे ईटी इंट्यूबेशन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेट कर रहे हैं पर्सन को, तो अगर जो ट्रेकियल ट्यूब है अगर उस पर वहीं पर अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से अगर वहाँ पर माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं तो डायरेक्टली अंदर चले जाएंगे और उसकी वजह से पर्सन को हॉस्पिटल के अंदर ही इन्फेक्शन हो जाएगा। उसको अपने बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। एंड फोर्थ टाइप आता है हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया यानी हॉस्पिटल के अलावा जो हेल्थ केयर सेटिंग्स होती हैं सच एज नर्सिंग होम, डायलिसिस, डे केयर सेंटर एंड ओल्ड एज होम है, वहाँ पर अगर पर्सन है वो इन्फेक्शन वहाँ से पर्सन को अगर इन्फेक्शन मिल रहा है या फिर पर्सन जैसे नर्सिंग होम्स के अंदर या फिर डायलिसिस सेंटर में पर्सन को डायलिसिस के लिए जा रहा है और डायलिसिस सेंटर में इन्फेक्शन पर्सन को हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, या फिर डे केयर सेंटर के अंदर सच एज ओपीडी बेसिस पे जो पेशेंट्स जाते हैं स्मॉल प्रोसीजर के लिए सच एज कीमोथेरेपी के लिए या फिर रेडिएशन थेरेपी के लिए, तो पर्सन को वहाँ से इन्फेक्शन मिल रहा है या फिर ओल्ड एज होम के अंदर, तो उस निमोनिया को अपने बोलते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। फिफ्थ वन आता है फंगल निमोनिया। फंगल निमोनिया यानी किसकी वजह से हो रहा है, कैंडिडा एस्पिजेंट की वजह से हो रहा है ये, या फिर न्यूमोसाइटिक क्रेनिनी हो रहा है, या फिर जो एड्स पेशेंट है उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन या फिर फंगल अटैक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसको अपने बोलते हैं फंगल निमोनिया। एंड लास्ट वन आता है एस्पिरेंट निमोनिया। एस्पिरेंट निमोनिया मतलब अगर किसी भी वजह से जो गैग रिफ्लेक्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं पर्सन के और उसकी वजह से कुछ फूड पार्टिकल्स हैं पर्सन के उसने एस्पिरेट कर लिया, मीन्स जो जीआई ट्रैक्ट में जाने की बजाय वो एयरवे ट्रैक्ट में चला गया है, और अगर एयरवे ट्रैक्ट में चला गया है वो फूड पार्टिकल सच एज ड्रिंक्स है, वोमिट या फिर सलाइवा, जो अंदर जाके लंग्स के अंदर जाके लंग पेरेन्काइमा को डैमेज करेगा और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होने के चांसेस रहते हैं। और ये किस कंडीशन में ज़्यादा होता है कि उन पर्सन को जिसको या तो स्वेलोइंग प्रॉब्लम है या फिर उसकी ब्रेन इंजरी हो रखी है या पर्सन ने एक्सेसिव ड्रग्स और अल्कोहल को यूज़ कर रखा है, कंज्यूम कर रखा है। जैसे एस्पिरेंट निमोनिया अकर्स व्हेन पर्सन एक्सीडेंटली inhale food particles, drinks, vomits or saliva due to disturbed normal gag reflexes in the brain injury, swallowing problem, excessive use of the alcohol and drugs। इस कंडीशन में पर्सन के जो गैग रिफ्लेक्सेस होते हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे या फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल्स हैं वो जीआई ट्रैक्ट में जाने के साथ साथ में एयरवे ट्रैक्ट के अंदर भी चले जाएंगे और वो लंग एल्वोलाई तक पहुंच के लंग या फिर अपन बोल सकते हैं लंग पेरेन्काइमा को डैमेज कर देंगे या फिर वहाँ पे इन्फेक्शियस कंडीशन या फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो जाएगा। देन हम देखते हैं पैथोजेनेसिस और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द निमोनिया। जैसे एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सच एज स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया है, ये जो माइक्रोब्स हैं वो अपने एयरवे ट्रैक्ट के अंदर चले जाएंगे, एंट्री हो जाएगी। द माइक्रोब्स विल रीच द लंग बाय ट्रेवलिंग इन ड्रॉपलेट्स। अब वो जो ड्रॉपलेट्स के साथ में माइक्रोब्स हैं एयरवे लाइन के अंदर होते हुए लंग्स तक पहुंच जाएंगी।
लंग्स में पहुंचने के बाद में फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से जो म्यूकोजल लेयर है एयरवे लाइन की, वो म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी, जिसको अपन बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस। म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो रिस्पायरेटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर वो स्टिमुलेट हो जाएगा, और रेस्पिरेटरी सेंटर के स्टिमुलेशन की वजह से वो गैग रिफ्लेक्सेस कफिंग रिफ्लेक्सेस को कोज करेगा, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स या फिर जो स्पुटम है या फिर जिसको अपन बोलते हैं म्यूकस है, उसकी वजह से एयरवे लाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है उसको बाहर की साइड में रिफ्लेक्ट आउट कर दे। जैसे हम देखते हैं माइक्रोब्स विल रीच द लंग्स बाय द ट्रेवलिंग इन ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट के थ्रू माइक्रोब्स हैं वो एयरवे लाइन के अंदर चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं लंग्स तक पहुंच जाएंगे। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एक्टिवेट रिजल्टिंग एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से, और म्यूकस प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो एयरवे लाइन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। एयरवे लाइन पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट होगा, और यहाँ पर एयरवे लाइन अगर पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है तो जो कीमो अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अल्टर हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की का लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कीमो रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर इस स्टिमुलाई को परसीव करेंगे और ब्रेन के सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कफिंग रिफ्लेक्सेस को इंक्रीज करेगा, जैसे सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेगा, और सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स कफिंग रिफ्लेक्सेस को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से माइक्रोब्स जो कफिंग रिफ्लेक्सेस जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रखा था तो वो बाहर की साइड में एक्सपेल आउट होने के लिए कफिंग रिफ्लेक्सेस बढ़ते हैं। लेकिन माइक्रोब्स हैं वो क्या करेंगे, माइक्रोब्स इन्वेड इन द सेल लाइनिंग ऑफ द एयरवे एंड ब्रोंकाई। जो एयरवे और ब्रोंकाई की सेल लाइनिंग है वहाँ पर माइक्रोब्स है वो इन्वेड करने लग जाएंगे, मतलब वहाँ पर वो वहाँ जो डिपोजिशन होने लग जाएगा, और इसके साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन एयरवे लाइन में स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कंटिन्यूसली होगी और एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होने लग जाएगा। म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रही है तो वस्कुलर परमिबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, यानी सेलुलर वस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर सेलुलर वस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ रही है तो लंग एल्वोलाई के अंदर आरबीसीज, फिब्रिन, ल्यूकोसाइट्स यह इन्फिल्ट्रेट होने लग जाएंगे एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई के अंदर जो ही इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं वहाँ पर एल्वोलर एडिमा होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से स्वेलिंग होगी, प्लस एक्सुडेट का फॉर्मेशन होगा, यानी पस फॉर्मेशन होने लग जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं एब्सिस फॉर्मेशन। अब पस फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फिब्रिन, प्लेटलेट्स इनका कंटिन्यूसली इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, डेड डब्ल्यूबीसी उसके अंदर है, माइक्रोब्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पर एक कंसोलिडेशन को फॉर्म कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं पस फॉर्मेशन। देन एल्वोलाई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फिल विथ द सीरस फ्लूइड, ब्लड सेल्स, फिब्रिन एंड माइक्रोब्स। जो एल्वोलाई जहाँ पर एयर सेल्स होते हैं या फिर एयर सेक्स होता है वहाँ पर सीरस फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड सेल रहेंगी उसके अंदर, फिब्रिन रहेगी और माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेंगे। अगर वहाँ पर माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं तो एल्वोलाई का जो गैसेस एक्सचेंज का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा और गैसेस का एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, उसको अपन बोलते हैं हाइपोवेंटिलेशन। और हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है तो जो निमोनिया है उसकी वजह से स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, क्योंकि म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा हो रखा है। सेकेंड वन आता है फीवर विथ द चिल्स, पर्सन को फीवर रहेगी और उसके हाई ग्रेड फीवर रहेगी विथ चिल्स एंड कफिंग विथ येलोइश ग्रीन स्पुटम, जो कफिंग रिफ्लेक्सेस होगी कंटिन्यूसली पर्सन को, और उसके साथ में स्पुटम का प्रोडक्शन होगा और स्पुटम का कलर रहेगा येलोइश ग्रीन स्पुटम। सेकेंड डिजीज कंडीशन हम देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस भी एक पल्मोनरी डिजीज कंडीशन है, कंटाजियस डिजीज कंडीशन है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से हो रहा है। Pulmonary tuberculosis is a contagious bacterial infection that mainly involve the lung but may spread to the other organs। जो लंग्स के अंदर होती है लेकिन वहाँ से दूसरे ऑर्गन के भी अंदर भी स्प्रेड हो जाती है। अब इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई।
लेकिन जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है उसके अंदर ग्रेन्युलोमा फॉर्म होने लग जाते हैं टिश्यूज़ के अंदर, लंग टिश्यू है उसके अंदर ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन होने लग जाएंगी, जिससे पता चलता है कि इस पर्सन को न्यूमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस को दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो है यहाँ पे ग्रेन्युलोमा। Pulmonary tuberculosis is marked by the formation of granuloma in the infected lung tissue and cell-mediated hypersensitivity. Cell-mediated hypersensitivity type 3 hypersensitivity होती है जो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर प्रेजेंट रहेगी और इसके अंदर ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता रहे। दैट ऑल्सो कोज इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोकेविटी डिस्ट्रक्शन इन द लंग्स एंड प्रोड्यूस क्रोनिक सिम्टम्स, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर फाइब्रोकेविटी फॉर्मेशन होने लग जाएगी और जो लंग्स के टिश्यू है उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा और इसके साथ साथ में पर्सन को क्रोनिकली सिम्टम्स होंगे, मतलब लंबे टाइम तक पर्सन के अंदर सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस कितने टाइप्स का है, जिसमें फर्स्ट वन आता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो ह्यूमन बींग के अंदर रहता है। सेकेंड वन आता है एवियन ट्यूबरकुलोसिस। एवियन ट्यूबरकुलोसिस है जो माइकोबैक्टीरियम एवियन की वजह से होता है, यानी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम एवियन जो बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट मिलेगा। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है जो ह्यूमन में रहेगा, लेकिन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। थर्ड वन आता है बोविन ट्यूबरकुलोसिस। बोविन ट्यूबरकुलोसिस जो कैटल के अंदर होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहेगा माइकोबैक्टीरियम बोविन। एंड नेक्स्ट वन आता है मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। ये क्या है, इन्वेड द ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्रेड टू ऑल बॉडी ऑर्गन। जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इन्वेड होता है और उसके थ्रू ब्लड के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंच जाता है, इसको अपन बोलते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस या फिर डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस। अब ह्यूमन बींग के अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस दो टाइप के होते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी लंग्स को अफेक्ट करती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो लंग्स के अलावा अलग स्ट्रक्चर है उसको अफेक्ट कर रही है, बॉडी के अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है, उसको अपने बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें आता है लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस, प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस। लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस यानी जो अपनी लिम्फ नोड्स हैं उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन हो गई है, माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट है वहाँ पर। प्लूरल ट्यूबरकुलोसिस यानी लंग्स की जो कवरिंग लेयर है, प्लूरल लेयर है, वहाँ पर माइकोबैक्टीरियम प्रेजेंट है। स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस मीन्स जो अपनी बोन्स है उनके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उनका ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो रखा है। नेक्स्ट वन आता है जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस। रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम के अंदर माइकोबैक्टीरियम है वो अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वन आता है पेरिकार्डियल ट्यूबरकुलोसिस यानी ट्यूबरकुलोसिस कंडीशन इन दी पेरिकार्डियल सेक। पेरिकार्डियल सेक क्या है, पेरिकार्डियल लेयर कौन सी है, हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है और पेरिकार्डियल सेक है, वहाँ पर अगर ट्यूबरकुलोसिस हो रखी है उसको अपने बोलते हैं पेरिकार्डियल ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट वन आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस यानी जीआई ट्रैक्ट के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो रखी है, स्पेसिफिकली इंटेस्टाइन के अंदर ट्यूबरकुलोसिस है, उसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। एंड लास्ट वन आता है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस मीन्स जो ब्रेन और स्पाइनल कोड की जो कवरिंग लेयर है उसको अपन बोलते हैं मेनिंजिस। मेनिंजिस के अंदर अगर ट्यूबरकुलोसिस हो रखी है तो उसको अपन बोलते हैं ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। अब क्लिनिकल सिम्टम्स में स्पेसिफिक सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे, कफिंग एंड हिमेप्टाइसिस, पर्सन को कंटिन्यूअसली परसिस्टेंट कफिंग रहेगी। हिमेप्टाइसिस यानी स्पुटम के साथ में ब्लड कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे। एनोरेक्सिया, पर्सन को भूख नहीं लग रही है और उसकी वजह से पर्सन का ग्रेजुअली वेट लॉस होता जा रहा है। लो ग्रेड फीवर रहेगी, नाइट स्वेट एंड फैटिक, पर्सन को ड्यूरिंग द नाइट टाइम में स्वेटिंग होगी और पर्सन कंटिन्यूअसली थकान रहेगी पर्सन को। तो ये है कॉमन सिम्टम ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस या फिर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस होने के पीछे रीजन क्या होता है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है हाईली एक्सपोजर विद द एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस पर्सन। जिस पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस है उसके अगर हेल्दी पर्सन बार बार हाईली एक्सपोज हो रहा है तो उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शियस कंटाजियस डिजीज कंडीशन है जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड वन आता है
मालनरिस्ड और वल्नरेबल पर्सनस। वल्नरेबल पर्सन मतलब उनमें होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, सच एज डायबिटिक पेशेंट है, बर्न पेशेंट है, क्रोनिक डिजीज कंडीशन है पेशेंट की, या फिर ओल्ड एज पर्सन है, इन्फेंसी है पर्सन का, मालनरिस्ड पर्सन है, ये सारे के सारे पर्सन आते हैं। या फिर जिनको वो पर्सन जिनको पहले से ही कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी चल रहा है, इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स चल रहे हैं, वो पर्सन वल्नरेबल पर्सन होते हैं, मतलब मोर ससेप्टेबल पर्सन होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस उनको ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन आता है ओवर क्राउडेड एंड सब स्टैंडर्ड हाउसिंग। ओवर क्राउडेड यानी ओवर क्राउडेड एरिया के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, या फिर सब स्टैंडर्ड हाउसिंग है जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली नहीं है, या फिर वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वो पर्सन मोर ससेप्टेबल होते हैं। अब मोर ससेप्टेबल पर्सन है वो अफेक्ट हो रहा है, तो ए ससेप्टेबल पर्सन इनहेल माइक्रोबैक्टीरियम बेसिलाई एंड बिकम इन्फेक्टेड। जो ससेप्टेबल पर्सन है वो माइक्रोबैक्टीरियम बेसिलाई को इनहेल कर देगा और इन्फेक्टेड हो जाएगा। बेसिलाई आर ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द एयर टू द एल्वोलाई। अब जो बेसिलाई है पर्सन ने इनहेल की है वो एयरवे लाइन के थ्रू एयर के साथ में एल्वोलाई तक पहुंच जाएगा, और एल्वोलाई में पहुंचने के बाद में वहाँ पे कोलोनाइजेशन एंड मल्टीप्लिकेशन करेगा माइक्रोब्स का, जिसको अपन बोलते हैं बेसिलाई। Colonization and multiplication of the microbes. Bacilli are also transported to other part of the body through the lymphatic and circulatory system. अब जो बेसिलाई है वो जो बॉडी है उसके दूसरे पार्ट के अंदर भी स्प्रेड कर रहे हैं, किसके थ्रू पहुंचेगा? लिम्फेटिक एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर भी पहुंच जाएगा। बैक्टीरिया स्टिमुलेट बॉडीज डिफेंस या फिर इम्यून सिस्टम। जो भी बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर जाएंगे तो अपने बॉडी का जो डिफेंसिव सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स है, उसको स्टिमुलेट करेंगे, और अगर इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है उसकी वजह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अंदर फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में के अंदर क्या होता है, जो एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर गया है उसको एंटीबॉडी बनने से प्रिवेंट कर रहा है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होगा। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के अंदर जो WBC है वो एंटीजन है उसके साथ में फाइट करेंगे। Mycobacterium bacilli inhibit the macrophagus to form phagolysosome and remain protected inside the macrophagus. अब जो माइक्रोबैक्टीरियम बेसिलाई है ये क्या करेगी, मैक्रोफेगस को इनहिबिट करेगी, जिसकी वजह से टू फॉर्म द फैगोलाइसोसोम है उसको फॉर्म नहीं करने के लिए, यानी मैक्रोफेगस है वो फैगोलाइसोसोम को फॉर्म करती है, तो माइक्रोबैक्टीरियम है वो मैक्रोफेगस को फैगोलाइसोसोम को फॉर्म करने के लिए इनहिबिट कर देगा, और वो जो मैक्रोफेगस है उसके अंदर माइक्रोबैक्टीरियम, उसकी मैक्रोफेगस सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके माइक्रोबैक्टीरियम वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, मैक्रोफेगस के अंदर चला जाएगा, जो मैक्रोफेगस सेल्स है उसके अंदर चला जाएगा, और मैक्रोफेगस को फैगोलाइसोसोम है उसको फॉर्म नहीं करने देगा। अगर फैगोलाइसोसोम फॉर्म नहीं हो रहा है तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली नहीं होगा, और इसकी वजह से पर्सन को प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाएगा। स्टार्ट रिप्लिकेट इनसाइड द मैक्रोफेगस। अब जो माइक्रोबैक्टीरियम बेसिलाई है वो मैक्रोफेगस के अंदर जाके वहाँ पर रिप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगी। रिप्लिकेट करना स्टार्ट कर रही है मतलब वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, वहाँ पर बहुत सारी माइक्रोब्स हैं वो प्रेजेंट होने लग जाएंगे, या फिर बहुत सारी बेसिलाई फॉर्म हो जाएंगी उसकी वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से। इसकी वजह से प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन जो ही होगा तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी तो ये फॉर्म करती है ग्रेनुलोमा को फॉर्म कर लेगी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये ग्रीनिश कलर दिखा है, ये क्या कर रही है, ग्रेनुलोमा को फॉर्म कर रही है। अब ग्रेनुलोमा क्या है, ए टाइनी क्लस्टर ऑफ WBC एंड नेक्रोटाइजिंग टिश्यू एट द इन्फेक्टेड साइट ड्यू टू द क्रोनिक इन्फेक्शन। ग्रेनुलोमा क्या होता है, टाइनी क्लस्टर ऑफ द WBC का एक क्लस्टर, और नेक्रोटाइज टिश्यू है वो इन्फेक्टेड साइट
है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगी। इसको किसकी वजह से? क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से। इसको अपने बोलते हैं ग्रेनुलोमा। और ग्रेनुलोमा ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट में, ट्यूबरक्लोसिस कंडीशन में कब प्रेजेंट होता है? 3 वीक अगर इन्फेक्शन हो गए हैं तब ग्रेनुलोमा फॉर्म होने लग जाता है ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के अंदर। टिश्यू नेक्रोसिस एट द इन्फेक्टेड साइट, इन्फेक्टेड साइट है वहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस होने लग जाएंगी। सराउंडिंग की जो लिम्फ नोड्स हैं उसके अंदर स्वेलिंग होगी क्योंकि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स हो रहा है। फ्लूइड कलेक्शन होने लग जाएगा। जो ट्रेकिल ब्रोंकियल ट्री है वहाँ पर फ्लूइड कलेक्शन होने लग जाएगा जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। और अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो कफिंग रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे। कफिंग रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे वहाँ पर। देन एयर फिल्ड कैविटी रिमेन अनडिटेक्ट ऑन द एक्सरे स्टडी। जो एयर फिल्ड कैविटी है वो डिटेक्ट होगी एक्सरे स्टडी के अंदर। जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो रखा है एयर फिल्ड कैविटी के अंदर, जो फाइब्रो कैविटी फॉर्म होने लग जाएगी वहाँ पे नेक्रोटाइज टिश्यू की वजह से, तो वो डिटेक्ट होती है एक्सरे स्टडी के साथ में। नेक्स्ट डिसीज कंडीशन आती है ब्रोंकिक्टिसिस। ब्रोंकिक्टिसिस क्या है? अबनॉर्मल और इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो अबनॉर्मली परमानेंटली, इरिवर्सिबल मीन्स परमानेंटली डायलेट हो जाएंगे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से। उसको अपने बोलते हैं ब्रोंकिक्टिसिस। ब्रोंकिक्टिसिस इज द irreversible dilation of the bronchioles due to chronic and recurrent respiratory disorder as a result of the airway become infected and inflamed, leading to enlarged and weak airway which allow more mucus and bacteria to accumulate. अब जो ब्रोंकिटिसिस कंडीशन क्या है? लंबे टाइम से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है या फिर बार बार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है जिसकी वजह से जो एयरवे लाइन है वो डायलेट हो जाएगी, एयरवे वॉल वीक हो जाएगी और वहाँ पर फ्लूइड कलेक्शन रहेगा, माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेंगे, म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और ये ब्रीथिंग डिफिकल्टी को कोज कर रहा है क्योंकि एयरवे लाइन भी है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी ड्यू टू द म्यूकस प्लग फॉर्मेशन। It is characterized by permanent abnormal dilation of one or more large bronchi. Bronchitis क्या है? परमानेंट abnormal dilation हो जाएगा ब्रोंकाई का, प्राइमरी ब्रोंकाई का या फिर लार्ज ब्रोंकाई का। Bronchitis can be caused by lung injury from other conditions including cystic fibrosis, tuberculosis, pneumonia and immunodeficiency virus. ब्रोंकिटिस को कोज कौन कौन से फैक्टर कोज सकते हैं? जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। देन नेक्स्ट वन आता है टाइप ऑफ द ब्रोंकिटिस। ब्रोंकिटिस 3 टाइप का होता है: सिलेंड्रिकल ब्रोंकिटिस, सेक्युलर ब्रोंकिटिस एंड सिस्टिक ब्रोंकिटिस। सिलेंड्रिकल ब्रोंकिटिस क्या होगा? It is the mildest form and reflect the loss of the normal tapering of the airway. इसके अंदर क्या होता है? माइल्डेस्ट फॉर्म होती है एंड लॉस ऑफ द नॉर्मल टैपरिंग ऑफ द एयरवे। जो एयरवे है वो नॉर्मल टैपरिंग ऑफ द एयरवे है वो लॉस हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर अबनॉर्मल डायलेशन किस से शेप में हो रहा है? सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर। सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर एल्वोलाई का डायलेशन हो जाएगा, सॉरी ब्रोंकाई का डायलेशन हो जाएगा जिसको अपन बोलते हैं सिलेंड्रिकल ब्रोंकिटिस। नेक्स्ट वन आता है सेक्युलर ब्रोंकिटिस। द ब्रोंकाई हैव ए बैलून्ड apparatus at the periphery ending in blind sac without recognition bronchial structure distal to the sac. अब ये जो सेकुलर फॉर्म है इसके अंदर सेक्स फॉर्म होने लग जाएंगे, अलग अलग सेक फॉर्म हो जाएंगे, बैलूनिंग टाइप के अंदर ओवर डिस्टेंडर होने लग जाएगी एल्वोल ब्रोंकियल ब्रोंकाई जिसकी वजह से परमानेंट और अबनॉर्मल डायलेशन होने लग जाएगा। लेकिन ये किस वे के अंदर होगा? सेकुलर फॉर्म के अंदर और बैलोनिक फॉर्म के अंदर। थर्ड वन आता है सिस्टिक ब्रोंकाइटिस। सिस्टिक ब्रोंकाइटिस का मेन क्या होता है? ए कंडीशन इन विच द लंग्स एयरवे बिकम डैमेज मेकिंग इट हार्ड टू क्लियर म्यूकस ड्यू टू क्रॉनिक इन्फेक्शन और द सिस्टिक फाइब्रोसिस। किसी भी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन हो गया है या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन कंडीशन हो गया है जिसकी वजह से जो ब्रोंकाई है उसके अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन हो रखा है, वो म्यूकस को बाहर की साइड में एक्सपेल आउट करने में एनेबल होता है क्योंकि जो एयरवे लाइन है वो डैमेज हो चुकी है और उसकी वजह से
जो म्यूकस है वो एयरवे लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। इसको अपन बोलते हैं सिस्टिक ब्रोंकाइटिस। देन हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ब्रोंकाइटिस। जैसे किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। पर्सन को क्रोनिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा है, सच एज द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया। इस कंडीशन में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन डैमेज द ब्रोंकियल वॉल, जिसकी वजह से अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है तो जो ब्रोंकियल वॉल है वो डैमेज हो जाएगी। नॉर्मल टिश्यू इज रिप्लेस बाय द फाइबर्स टिश्यू इन द ब्रोंकियल वॉल। नॉर्मल टिश्यू पे फाइबर्स टिश्यू रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि नेक्रोटाइज टिश्यू है वो कंटिन्यूसली रिप्लेट होने लग जाएंगे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से और इन्फेक्शियस कंडीशन की वजह से। अगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से नेक्रोसिस टिश्यू कंटिन्यूसली रिप्लिकेट हो रहे हैं या फिर रिप्लेस हो रहे हैं, तो जो एल्वोलाई है वो परमानेंटली ओवर डिस्टेंडेड हो जाएगी। और अगर एल्वोलाई परमानेंटली ओवर डिस्टेंडेड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस होती हैं, सीलिया प्रेजेंट होती हैं ब्रोंकाई के अंदर, वो डैमेज हो जाएंगी। और अगर सीलिया डैमेज हो गई है तो जो म्यूकस का प्रोडक्शन हो रखा है वहाँ पे, वो म्यूकस बाहर की साइड में एक्सपेल आउट प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा और एयरवे लाइन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। रिटेंशन ऑफ सिक्रेशन एंड म्यूकस प्लग कोज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि सिक्रेशन बाहर की साइड में एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा सीलिया के डैमेज होने की वजह से, जिसकी वजह से एयरवे लाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। अगर जो एयरवे लाइन ऑब्स्ट्रक्ट हुई है, जो पार्ट एयरवे लाइन का ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है या फिर जो लोब अफेक्ट हुआ है, वो लोब से या फिर सेगमेंट है वो कोलेप्स हो जाएगा। कोलेप्स होने की वजह से उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, एल्वुलर वेंटिलेशन अफेक्ट हो जाएगा। एल्वुलर वेंटिलेशन अफेक्ट हो रहा है, म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं वो है ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड वीजिंग, कफिंग, हेमेप्टाइसिस जिसके अंदर फोल स्मेलिंग म्यूकस प्रेजेंट रहेगा, एंड चेस्ट टाइटनेस। तो सिम्टम्स ब्रेक्टिस जो ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स क्या होंगे? ब्रीथिंग डिफिकल्टी क्यों हो रहा है? क्योंकि एयरवे लाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है। वीजिंग यानी विस्लिंग साउंड प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि एयरवे लाइन वो वैसे तो डायलेट हो रखा है, लेकिन एयरवे लाइन है, पेटेंसी है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रखी है, जिसकी वजह से विस्लिंग साउंड प्रेजेंट रहेगी। कंटिन्यूसली कफिंग होगा म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से। हिमेप्टाइसिस कंडीशन रहेगी। स्पुटम के साथ में ब्लड सेल प्रेजेंट रहेंगी, और जो स्पुटम है वो फुल स्मेलिंग म्यूकस रहेगा, एंड चेस्ट टाइटनेस रहेगी। तो ये कॉमन सिम्टम्स है ब्रोंकाइटिस के। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन हम देखते हैं लंग एब्सिस। एब्सिस का मीन्स होता है पस फॉर्मेशन, यानी पस फॉर्मेशन हो गया है लंग्स के अंदर, लंग एल्वोलाई के अंदर अगर पस फॉर्मेशन हो गया है उसको अपने बोलते हैं लंग एब्सिस। लंग एब्सिस इज एन एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा इन विच लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, नेक्रोसिस एंड सप्रेशन। लंग एब्सिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से लंग पेरेन्काइमा यानी एल्वोलाई के अंदर पस फॉर्मेशन होने लग जाएगा, पस कलेक्शन होगा, और जो टिश्यूज है उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं नेक्रोसिस। टिश्यू डिस्ट्रक्शन को बोलेंगे नेक्रोसिस। और जो पस फॉर्मेशन हो रहा है, एक्सुडेटिव पस फॉर्मेशन हो रखा है, उसको अपन बोलते हैं सुपरेशन। नेक्रोटाइजिंग निमोनिया क्या होता है? नेक्रोसिस इन विच मल्टीपल माइक्रोब्स एब्सिस फॉर्म ए लार्ज कैविटरी लीजन, यानी जो माइक्रोब्स हैं वो लंग पेरेन्काइमा के अंदर जाके लंग पेरेन्काइमा को डैमेज करेंगे और वहाँ पे पस फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगा, और पस फॉर्मेशन के साथ साथ में जो माइक्रोब्स हैं वो भी वहाँ पर मल्टीप्लाई करके एक कैविटी फॉर्म करने लग जाएंगे और वहाँ पे लीजन बन जाएगा, जिसको अपने बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग निमोनिया। अब जो लंग एब्सिस है वो यहाँ पर दो टाइप का होता है, प्राइमरी लंग एब्सिस एंड सेकेंडरी लंग एब्सिस। प्राइमरी लंग एब्सिस है ये उन पर्सन को होता है जो प्रीवियसली हेल्दी पेशेंट है, यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उसको प्रेजेंट नहीं है, लेकिन किसी भी वजह से पर्सन ने एस्पिरेट कर लिया, यानी जो फूड पार्टिकल्स हैं या फिर जो लिक्विड है, म्यूकस है, वो एयरवे जीआई ट्रैक्ट में जो जाना चाहिए था वो एयरवे लाइन के अंदर चला गया, और वहाँ पर जाके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से, इन्फेक्शियस कंडीशन की वजह से, जो हमने प्रीवियसली देखा था एस्पिरेंट निमोनिया,
अगर एस्पिरेंट निमोनिया हो गया है तो वहाँ पर अगर लंबे टाइम तक हो रहा है तो लंग एब्सिस फॉर्मेशन होने लग जाएगा और वहाँ पर पस कलेक्शन हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी लंग एब्सिस। नेक्स्ट वन आता है सेकेंडरी लंग एब्सिस। सेकेंडरी लंग एब्सिस का मीन्स है पर्सन को पहले से ही कोई डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है, उसकी वजह से लंग एब्सिस हो रखा है, सच एज जी जैसे कोई न्यूप्लाज्मिक कंडीशन है यानी कैंसर्स कंडीशन हो रखी है, या फिर पर्सन है वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, दैट मीन्स पर्सन की इम्यूनिटी कमजोर हो रखी है। इस कंडीशन में पर्सन को अगर लंग के अंदर पस फॉर्मेशन हो रखा है उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी लंग एब्सिस। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन आती है लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या है? एन abnormal, irregular and uncontrolled growth of the parenchyma of lung which tends to proliferate in an uncontrolled way to metastasize। लंग कैंसर क्या है? एक abnormal, irregular और uncontrolled वे के अंदर लंग पेरेन्काइमल टिश्यू है, वहाँ पर कंटिन्यूसली अनकंट्रोल टिश्यू की वजह से वहाँ पर हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रोफिक कंडीशन हो रखी है। और अगर हाइपरट्रोफिक हाइपरप्लेसिया कंडीशन हो रखी है, लीजन फॉर्मेशन हो गया है और लीजन फॉर्मेशन की वजह से डीएनए है वो अल्टर्ड हो जाएगा, या फिर अपन बोल सकते हैं डीएनए म्यूटेट हो जाएगा। जो सेल्स है उसका डीएनए म्यूटेशन होने के साथ साथ में प्रोलिफरेट करेगा। प्रोलिफरेशन का मीन्स है सराउंडिंग लेयर को इन्वॉल्व करेगा एंड पेनिट्रेट करेगा, मीन्स डीपर लेयर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मेटास्टेसाइज। मेटास्टेसाइज यानी एक जो ओरिजिन साइट है वहाँ से जो सराउंडिंग साइट्स है, सराउंडिंग जो टिश्यूज हैं उसका को भी अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेता है, उसको अपने बोलेंगे मेटास्टेसाइज। और जो कैंसर कंडीशन है वो एक जगह से दूसरे जगह पे स्प्रेड आउट हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ द लंग कैंसर। लंग कैंसर दो टाइप का होता है, स्मॉल सेल कैंसर एंड नॉन स्मॉल सेल कैंसर। स्मॉल सेल कैंसर है अग्रेसिवली होते हैं, इट इज मोस्ट अग्रेसिवली रैपिडली ग्रोइंग एंड स्ट्रॉन्ग रिलेटेड टू सिगरेट स्मोकिंग। जो स्मॉल सेल कैंसर है वो अग्रेसिवली मतलब स्पीड से बढ़ता है, इसके साथ साथ में ये उन पर्सन में ज़्यादा मिलेगा जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। It start in the bronchi and then affect the whole lungs। ये ब्रोंकाई के अंदर स्टार्ट होते हैं फिर पूरे लंग्स को अफेक्ट करते हैं। These tumor have often metastasized to the other part of the body such as brain, liver and bone। ये ट्यूमर पहले का These tumor have often metastasized to other part of the body such as brain, lung and ब्रेन, लीवर एंड बोन मैरो। तो ये जो ट्यूमर है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर स्प्रेड आउट हो जाएगी और वहाँ से दो दूसरे ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें आता है ब्रेन, लीवर एंड बोन मैरो का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगा स्मॉल सेल कैंसर के अंदर। लेकिन ये स्टार्टिंग में पर्सन के ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से या फिर सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होने वाला कैंसर है जो एग्रेसिवली और रैपिडली ग्रो करता है। सेकेंड वन आता है नॉन स्मॉल सेल कैंसर। वो दो टाइप का होता है, एडिनोकार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जो एडिनोकार्सिनोमा है ये इट इज फॉर्म्ड इन द म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स ऑफ द लंग्स एपिथेलियल टिश्यू एंड अराइज इन द आउटर और पेरिफेरल एरिया ऑफ द लंग्स। जो एडिनोकार्सिनोमा है ये जो पेरिफेरल एरिया है या फिर आउटर एरिया है लंग्स के, वहाँ पर स्टार्ट होता है और ये फॉर्म का होता है म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती है वहाँ पर जो लंग की एपिथेलियल टिश्यू को फॉर्म कर रहा है। तो स्प्रेडिंग होगी इसकी स्टार्टिंग होगी इसकी एपिथेलियल टिश्यू से, और एपिथेलियल टिश्यूज में भी कहाँ एरिया कौन सा होगा, पेरिफेरल ऑफ द लंग्स। सेकेंड वन आता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ये स्पेसिफिकली सेंट्रली इन द लार्ज ब्रोंकाई, जो लार्ज ब्रोंकाई है उसके सेंट्रल पार्ट में स्टार्ट होता है। एंड देन हम देखते हैं पैथोजेनेसिस और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द लंग कैंसर। अब लंग कैंसर के पीछे रीजन क्या है, डायरेक्टली ये कोज कर रहा है एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से, या फिर ऑक्यूपेशनल फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं सच एज दी फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर केमिकल्स होती हैं, केमिकल गैसेस होती हैं, स्मोक है, अगर हम उसको इनहेल कर रहे हैं तो अपने लंग्स के अंदर जाके वो कैंसर कंडीशन कर सकते हैं या फिर डीएनए को म्यूटेट कर सकती हैं। ड्यू टू रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन, पल्मोनरी इन्फेक्शन यानी लंग्स के अंदर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे सीओपीडी कंडीशन हो गया है या फिर
बार बार ब्रोंकाइटिस कंडीशन हो रखी है या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो रही है, जो इन पल्मोनरी इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर एक्सेसिव स्मोकिंग है, या फिर ऑक्यूपेशनल फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, जिसकी वजह से अपने एयरवे लाइन के अंदर इन्फेक्टेड या फिर टॉक्सिक कंपोनेंट है वो इनहेल हम कर रहे हैं। एंटीजन इरिटेट द एयरवे लाइनिंग, जो भी एंड क्रिएट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो भी एंटीजन है वो जो ही हम इनहेल करेंगे तो सबसे पहले जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, म्यूकोजल लाइनिंग है, उसको वो इरिटेट करेंगे, और म्यूकोजल लाइन को जो ही इरिटेट करेंगे वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्स आता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स और एंडोटॉक्सिन्स हैं वो रिलीज होंगे। एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होंगे तो वो डायरेक्टली कोज कर रहे हैं वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से, जैसे स्वेलिंग है, रेडनेस है, ईचिंग प्रोसेस होगा, कफिंग होगा, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस, ये कोज कर रहे हैं। देन अगर कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक अगर एंडोटॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं जो अपनी एयरवे लाइन को डायरेक्टली डैमेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर सोर फॉर्मेशन होने लग जाएगा या फिर अल्सर फॉर्मेशन होने लग जाएगा। सोर और अल्सरेशन एट द इंजर्ड साइट ड्यू टू टॉक्सिन्स एंड द माइक्रोब्स, माइक्रोब्स और टॉक्सिन्स की वजह से जो इंजर्ड साइट है वहाँ पे सोर फॉर्मेशन या फिर लीजन बोल सकते हैं अपन, या फिर अल्सरेटिव फॉर्मेशन होने लग जाएगा। अगर अल्सरेटिव फॉर्मेशन होने लग जा रहा है और अपनी बॉडी से प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो रखा है, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से इम्यून सिस्टम है वो सप्रेस हो जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डिफेंसिव फैक्टर के अंदर वुंड हीलिंग है वो नहीं हो पाएगी या फिर डिले वुंड हीलिंग होगा। फेलियर और डिले वुंड हीलिंग ड्यू टू एंडोटॉक्सिन्स एंड लॉस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन है उसका लेवल कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से डायरेक्टली कोज कर रहा है डिले वुंड हीलिंग। वुंड हील प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। अगर वुंड हील प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है और हम कंटिन्यूसली जो टॉक्सिन्स हैं उससे एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे टॉक्सिक गैसेस हैं या फिर स्मोक है, तो अपना जो सेलुलर डीएनए है वो चेंज हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा, अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लग जाएगी और वुंड का प्रोलिफरेशन होने लग जाएगा। सेलुलर डीएनए अल्ट्रेशन, डीएनए म्यूटेट हो जाएगा, अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लग जाएगी, और जो अबनॉर्मल सेल ग्रोथ के साथ साथ में प्रोलिफरेशन, पेनिट्रेशन होगा। प्रोलिफरेशन का मीन्स है सराउंडिंग लेयर का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और पेनिट्रेशन यानी जो डीपर लेयर है वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, और वहाँ पर हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफिक कंडीशन होगी, मतलब जो सेल है वो नंबर में भी बढ़ रहे हैं और सेल की साइज भी बढ़ रही है। सेल की साइज एंड सेल की नंबर दोनों बढ़ रहे हैं, डीएनए म्यूटेट हो चुका है, तो ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाएगी जो पल्मोनरी एपिथेलियल सेल्स है। पल्मोनरी एपिथेलियल सेल्स का मीन्स होता है इनर लाइनिंग ऑफ द एयरवे ट्रैक्ट, जो एयरवे ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है वहाँ पर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, वो सेल्स हैं वो मैलिग्नेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। मैलिग्नेंसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे न्यूजेनेसिस कंडीशन होगा, न्यू वस्कुलराइजेशन कंडीशन होगा। न्यूजेनेसिस यानी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और न्यू वस्कुलराइजेशन यानी वहाँ पर न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से नई कैपिलरीज की फॉर्म होने लग जाएंगी, और वो कैपिलरीज हैं जो लीजन फॉर्मेशन हो रखा है म्यूटेड डीएनए का, वहाँ पर जिसको अपन बोलते हैं कैंसर सेल्स हैं, उनको फीड करवाने के लिए न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन होने लग जाएगी और न्यू कैपिलरी फॉर्मेशन होने लग जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा, और अगर ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो रही है तो वो कैंसर सेल्स हैं वो सराउंडिंग सेल्स को इन्वॉल्व ज़्यादा करेंगी, वहाँ की सेल्स का भी डीएनए को म्यूटेट करके उसको मेटास्टेसाइज कंडीशन कर देंगी। Lesion formation in the lung tissue involving surrounding bronchi, bronchioles and alveoli, जो bronchi, bronchioles और alveoli है उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोलिफरेशन कर रही है, और अगर ये कंटिन्यूसली हो रहा है तो जो थोरेसिक कैविटी है या फिर जो अफेक्टेड पार्ट है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अफेक्टेड पार्ट का प्रेशर बढ़ रहा है तो वहाँ की जो कैपिलरीज होती हैं वो लीक हो जाएंगी या फिर रप्चर हो जाएंगी। कैपिलरी लीकेज की वजह से, रप्चर होने की वजह से पर्सन को कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, सच एज ब्रीथिंग डिफिकल्टी, हेमेप्टाइसिस, persistent coughing, chest pain, shortness of breath, anemia and weakness.
एंड लास्ट डिजीज कंडीशन आता है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन क्या है? अबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन होने लग जाना प्लूरल कैविटी के अंदर, यानी जो बोथ लेयर है, प्लूरल लेयर है, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, जो उनके बीच में जो प्लूरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी के अंदर इनफिक्सियस और अबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन होने लग जाता है, उसको अपने बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। Pleural effusion is an abnormal collection of fluid in the pleural space due to infection and inflammation, resulting breathing difficulty and pleuritic pain during the inspiration. अब जो प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है तो प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड कलेक्शन होने लग जाएगा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से जो पर्सन है जिसको ये प्रॉब्लम हो रखी है, प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है, वो उसके जो ही वो इनहेल करेगा या फिर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एक प्लूरिटिक पेन होगा पर्सन को। द प्लूरल स्पेस नॉर्मली कंटेन ओनली अबाउट 10 to 12 ml ऑफ द सीरस फ्लूइड। नॉर्मल फ्लूइड कितना सीक रहता है प्लूरल कैविटी के अंदर? 10 to 12 ml, वो भी होता है सीरस फ्लूइड रहता है, मतलब ट्रांसल्यूडेंट ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रहेगा सीरस फ्लूइड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन दो टाइप होता है, ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन एंड एक्सुडेटिव इफ्यूजन। ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन के अंदर क्या होगा? जो फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है उसके अंदर लो प्लाज्मा प्रोटीन रहेगी, लो फिब्रिन रहेगी, लो ब्लड सेल्स काउंट रहेंगी, मींस ट्रांसपेरेंसी रहेगी फ्लूइड के अंदर। और अगर एक्सुडेटिव फ्लूइड का मीन्स होता है जो फ्लूइड कलेक्शन हो रखा है वो वहाँ पे प्यूरुलेंट फ्लूइड रहेगा, मीन्स ओकल फ्लूइड रहेगा, ट्रांसपेरेंसी लूज हो जाएगी उसकी, जिसमें हाई प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट रहेगी, हाई ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहेंगी एंड हाई फिब्रिन प्रेजेंट रहेगी, इवन विद द माइक्रोब्स कोलोनाइजेशन और माइक्रोब्स मल्टीप्लिकेशंस, माइक्रोब्स वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन क्या है? Transudative is also known as the hydrothorax and occurs primarily in non-inflammatory condition in which an accumulation of low protein, low cell count fluid, इसको अपने बोलते हैं एक्सुडेटिव फ्लूइड्स या फिर एक्सुडेटिव इफ्यूजन। एक्सुडेटिव इफ्यूजन को हम बोलते हैं हाइड्रोथोरिक्स। हाइड्रोथोरिक्स का मीन्स क्या है? वहाँ पे वाटर आयन ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है वो ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, जो यहाँ पे प्राइमरली नॉन इन्फ्लामेटरी कंडीशन में भी हो सकता है, जिसके अंदर लो प्लाज्मा प्रोटीन रहेगी, लो सेल काउंट प्रेजेंट रहेंगे एंड फ्लूइड है वो भी लो ही रहेगा इसके अंदर। सेकेंड वन आता है द फ्लूइड लीक फ्रॉम ब्लड वेसल्स इनटू द प्लूरल स्पेस कोज्ड बाय द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसका अदर कारण क्या हो सकता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से जो फ्लूइड है वो लीक आउट होना स्टार्ट कर देगा, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोथोरिक्स। या फिर अदर फैक्टर हो सकता है लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर कंडीशन है वो भी कोज कर सकती है, किडनी फेलियर है, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये सारे के सारे फैक्टर कोज कर सकते हैं एक्सुडेटिव इफ्यूजन को। एंड सेकेंड टाइप आता है ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन को, एंड सेकेंड टाइप आता है एक्सुडेटिव इफ्यूजन। एक्सुडेटिव इफ्यूजन के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से जो फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है उसके अंदर प्रोटीन का लेवल भी हाई रहेगी, ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट रहेंगी, और इसके पीछे रीज़न होता है लंग्स के अंदर इंजरी हो गई है या फिर कहीं भी किसी भी वजह से ड्रग्स का रिएक्शन हो गया है। Exudative effusion occurs in an area of the inflammation and is an accumulation of high protein fluids are caused blocked blood vessels, inflammation, lung injury and drug reactions. अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट वन आता है एक्सुडेटिव इफ्यूजन, जैसे ड्यू टू दी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया है तो डायरेक्टली क्या कोज कर रहा है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड पल्मोनरी कंडीशन को कोज करेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और जो ओंकोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। अब ओंकोटिक प्रेशर कम क्यों हो रहा है? ड्यू टू दी हेपेटिक इंसफिशियंसी, यानी लीवर के पास में ब्लड सप्लाई कम पहुंच रहा है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो लीवर के पास में ब्लड सप्लाई कम होगी, और अगर लीवर के पास में ब्लड सप्लाई कम हो रही है उसको अपन बोलते हैं हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, यानी ब्लड के अंदर
एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया है, और एल्ब्यूमिन है जो ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। तो अगर ऑन्कोटिक प्रेशर को, एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, और ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो जो सेलुलर परमिबिलिटी है, वस्कुलर परमिबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। इंट्रावस्कुलर फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर मूव आउट करना स्टार्ट कर देगा या फिर लीक हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लूरल कैविटी के अंदर ये हो रहा है तो वो प्लूरल फ्लूइड, जिसको अपन बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। अब दो कंडीशन आती है यहाँ पर अलग, न्यूमोथोरिक्स एंड हीमोथोरिक्स। न्यूमोथोरिक्स का मेन क्या होता है, जो लंग्स के अंदर, lungs, it is a condition where air leak into the space between the lungs and chest. lungs and chest के बीच में जो एयर स्पेस होता है उसके अंदर एयर लीक हो रही है, यानी प्लूरल स्पेस के अंदर जो वहाँ पे एयर फ्री स्पेस होता है वहाँ पर एयर लीक हो जाती है, उसको अपने बोलते हैं न्यूमोथोरिक्स, और उसकी वजह से जो लंग्स है वो पार्शियली और कम्प्लीटली कोलेप्स में चला जाता है। नेक्स्ट वन आता है हीमोथोरिक्स। हीमोथोरिक्स यानी ब्लड कलेक्शन इन द प्लूरल कैविटी एंड स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल एंड लंग्स के बीच में या फिर प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड कलेक्ट हो रखा है, या फिर जो ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पर कलेक्ट हो गया है, इस कंडीशन को अपने बोलते हैं हीमोथोरिक्स। लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है, चेस्ट ट्रॉमा या फिर किसी भी तरह की सर्जरी हो गई है या फिर चेस्ट इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो गई है, कैपिलरी रप्चर हो गई है, तो वहाँ से वो ब्लड है वो प्लूरल कैविटी के अंदर चला जाएगा, इसको अपने बोलते हैं हीमोथोरिक्स। सेकेंड टाइप आता है एक्सुडेटिव के अंदर, जैसे इन्वेजन ऑफ द माइक्रोब्स। एक्सुडेटिव के अंदर क्या होता है, फ्लूइड है उसके अंदर हाई प्रोटीन रहेगी, हाई फिब्रिन रहेगी, हाई ब्लड सेल्स रहेंगी, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करेंगी, और वहाँ पर जो माइक्रोब्स है वो उनका इन्विजन भी होगा। अगर माइक्रोब्स इन्विजन हो रहा है तो इनिशिएशन ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होगा। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अंदर यहाँ पे दो फैक्टर हैं, दो फेजेस के अंदर फंक्शन होंगे, चेंजेस होगा। जैसे फर्स्ट वन तो आती है जो गोबलेट सेल्स है जिसका काम होता है म्यूकस का सीक्रेट करना, वो गोबलेट सेल है वो उसका स्टिमुलेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक्सेसिव म्यूकस का सीक्रेशन करेगी। और अगर म्यूकस का सीक्रेशन ज़्यादा हो रखा है तो एयरवे लाइन के ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और अगर एयरवे लाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की इनसफिशियंसी हो जाएगी, PaO2 PaCO2 का लेवल चेंज हो जाएगा, यानी PaCO2 का लेवल तो ज़्यादा हो रखा है, PaO2 का लेवल कम हो जाएगा। तो कीमो रिसेप्टर है ब्रेन के पास में इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, और उसकी वजह से कफ रिफ्लेक्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे। जो ही कफ रिफ्लेक्सेस बढ़ेंगे पर्सन को कंटिन्यूसली कफिंग होगा और स्पुटम का प्रोडक्शन होगा। अगर कफिंग हो रहा है, स्पुटम का प्रोडक्शन हो रहा है, एयरवे लाइन स्पुटम की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, तो वो हाइपोवेंटिलेशन को खोज करेगी। हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है मतलब गैसेस का प्रॉपरली एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। सेकेंडरी ये कोज करा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगा, वस्कुलर परमिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज हो रखी है जिसकी वजह से लीक ऑफ मोर प्लाज्मा प्रोटीन में ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन, हाई ब्लड सेल्स एंड माइक्रोब्स हैं वो वहाँ पे इन्वेड करने लग जाएंगे प्लूरल कैविटी के अंदर। प्लूरल कैविटी के अंदर इन्वेड कर रहे हैं तो लंग्स के अंदर, लंग की इंटरनल स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेंगे। जिस भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट की जो लंग की एल्वोलाई है ड्यूरिंग द इनहेलेशन वो कम्प्लीटली इन्फ्लैट नहीं हो पाएंगी, और अगर इन्फ्लैट नहीं हो पा रही है दैट मीन्स वेंटिलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिसको अपन बोलते हैं हाइपोवेंटिलेशन। तो ये है अपनी कंप्लीट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कीजिए। थैंक यू।